सर पर वार किया गया किसी हेवी ऑब्जेक्ट से। उसके बाद 12 बार चाकू से स्टैब किया गया उसे। दीदी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। दो तीन चार पाँच, पांचों बॉक्सेस बाहर रखवा फटाक से। अरे रोहन, ये बॉक्सेस वहां क्यों पड़े हैं? कब से रखे हैं वहां? टैग करना है, लेकर आओ। हाँ हाँ मैम, मैं अरे रोहन, बॉस के कैबिन में क्यों लेकर जा रहे हो? क्या कर रही थी यहाँ? सब वो लाइट ऑफ करने आई थी। आइंदा से बिना पूछे मेरे कैबिन में मत आना। जी। पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो? जीजू, मैंने ऑफिस में ड्रग्स के पैकेट्स देखे। ड्रग्स? देखो, तुम ना इस समय बिल्कुल मत पढ़ना। तुम्हारा वो जो बॉस है ना प्रशांत, बहुत खतरनाक आदमी है। तुम ऐसा कुछ मत करना, मेरी मानो, कुछ मत करना तुम। मुझे बहुत डर लग रहा है जीजू। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी हद में रह। पल्लवी, ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं? ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती? दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि औरतों की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि पति की इतनी बड़ी गलतियों को बस ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, छोटे कपड़े पहने, स्किन दिख रही है, तो मतलब ये नहीं है कि इनविटेशन मिल गया कि चाहे जब आओ चांस मारो। अच्छा मेरी बात सुन, ये क्या कर रही है तू? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? अपने एक दोस्त के यहाँ कुछ दिन वहीं रहूंगी और उसके बाद रेंट पर शिफ्ट हो जाऊंगी। सुन, ना तो तू कहीं जाएगी और ना ही अपने बॉस के खिलाफ कोई कंप्लेन करेगी। मैं जा रही हूँ और बाकी सामान बाद में लेकर जाऊंगी। आप सोचिए ना दीदी, जो आदमी आपके घर में रहकर आपकी बहन की इज्जत पे हाथ डाल सकता है, वो बाहर जाकर क्या कुछ नहीं करता होगा। अरे मैं तुम्हें छोड़ दूं कहीं? थैंक यू। क्या एटीट्यूड है इस लड़की में। भैया, जानकी नगर जाएंगे? जानकी नगर के लिए ऑटो यहाँ से नहीं मिलेगी मैडम, आगे से राइट मारिए, वहाँ से मिलेगी। थैंक यू। तू एक काम कर, जल्दी जा, जल्दी से अपना बैग रेडी करके आ। नगमा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। अरे क्या करेंगे, टेलर ने कपड़े ही नहीं सिले थे, बैठ के सिलाना पड़ा, वरना आयशा क्या पहनती। बहुत लेट हो गया। नगमा, ये फातिमा को सलामी पर दे देना। आमिर, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? हम उनको तोहफे में बहुत सारे कपड़े दे रहे हैं ना। नगमा, तुम्हारी खाला ने हमारे निकाह पर बहुत कीमती सेट दिया था, इतना तो करना ही चाहिए ना। कम से कम तुम उनके ताने सुनने से बच जाओगी। आमिर, लेकिन आगे आयशा का बोर्ड का एग्जाम है, इतने सारे खर्चे हैं, और वैसे भी शादी में बहुत खर्चा हो चुका है। मैं मैनेज करूंगा, तुम टेंशन मत लो। उज्जैन जाना है कि नहीं जाना? चलो जल्दी करो।
आयशा, अपना लोकेशन ऑन कर लेना और वहां पहुंचकर मुझे फोन करना। अरे आप क्यों चिंता करें, हम फोन करेंगे अब आपको। चलो अब आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अच्छे से पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। अर्जुन, कल से काम पर मत आना, आकर अपनी सैलरी ले लेना। क्या हुआ आमिर भाई, सब ठीक तो है? एक हफ्ते में दूसरी बार कंप्लेंट आई है तुम्हारी। वो तो तुम्हारी बीवी पेट से है, इसलिए मैंने पिछली बार माफ करवा दिया था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई दूसरा काम ढूंढ लो। आमिर भाई, क्या है ना कि नई जगह जाऊंगा, नया जॉब ढूंढूंगा, नए दोस्त यार मिलेंगे। अब दोस्ती यार में थोड़ा पीना पाना तो हो गई, उस नशे के चक्कर में कभी आपके घर की असलियत निकल गई तो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं निकलेगी नहीं, बोलूँगा नहीं। इन क्या है, नशे में ज़बान पे काबू थोड़ी रहता। कुत्ते, कमीने, मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया और तू मुझे ही धमकी दे रहा है। अब देखता हूँ कैसे ऑफिस में आता है तू और कैसे अपने बचे हुए 20 दिन की पगार लेता है। मैं भी देखता हूँ कैसे मिलेगा तू पैसे मिलेगा। आयशा बेटा, अब्बू को लोकेशन भेजा? कब का भेज दी? एक्सक्यूज मी सर, पेमेंट। कैसी हो रोशनी? अरे रोशनी, इतना लेट? हाँ, वो आज ना ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए लेट हो गई। ठीक है, कल से ऑफिस मत जाना। पर और सुनो, अंदर ना मैंने मटन ला के रखा है, उसे बना दो जरा। मिले, सॉरी ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैं ऑफिस से हमेशा टाइम पे आ जाऊंगी। पता है तुम्हें, बॉस ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी है। अच्छा, मैं मटन बना के आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहीं रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। सर, आज सुबह ही बीवी नगमा और बेटी आयशा उज्जैन से लौटे हैं। चलो साइड हटो। क्या मिला लगा रखा? चलो हटो यहाँ से। आमिर उठ जाओ, क्या हो गया? आमिर प्लीज उठ जाओ, क्या हो गया? आप भी उठिए। सर पर भारी चीज से मारा गया है। विक्टिम तो फिजिकली फिट है। देखिए नगमा जी, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। आप हमें बता सकती हैं कि जब आप यहाँ वापस आई तो आपने सबसे पहले क्या देखा? आमिर 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 आमिर, हम जब यहाँ से गए थे सब कुछ बिल्कुल ठीक था। आमिर बहुत खुश थे। पता नहीं किसने ये सब कर दिया। सर, हमारे आने के पहले कुछ मोहल्ले वालों ने यहाँ भीड़ लगा रखी थी, पूरा क्राइम सीन कंटामिनेट कर दिया। ऐसा आई डाउट कि
फॉरेंसिक वालों के यहाँ ज़्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, जो कुछ भी पॉसिबल हो उनको बोलो कि एविडेंस कलेक्ट करें। ओके सर। हेलो हेलो दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, पर प्लीज दीदी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। कौन मार डालेगा पल्लवी? दीदी प्लीज प्लीज। हेलो हेलो पल्लवी। नहीं सर, हमें किसी पर कोई शक नहीं है। अच्छा, आप लोगों के उज्जैन जाने से पहले आमिर का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर आपकी फैमिली में कोई इशू? आमिर बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पानी लीजिए। घर से कोई सामान गायब हुआ था? हाँ, मेरा लैपटॉप गायब था और अब्बू का फोन। ठीक है, डिटेल्स दे दीजिए। अगर इसके अलावा कुछ भी याद आए तो हमें बताइएगा जरूर। अभी जा सकते हैं आप। मंजू, इस आमिर का बैकग्राउंड निकालो। ओके सर। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उससे इतनी नफरत करता हो? मैंने ऑफिस में ड्रग्स के पैकेट्स देखे। रोशनी? आमिर, रोशनी तुम इतने सालों बाद कैसी हो? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? आमिर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं रोशनी वर्मा जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यस, कम इन। आमिर ने बताया था मुझे। फाइल? यस सर। तो ये तुम्हारी पहली जॉब है? यस सर। कंप्यूटर नॉलेज है? जी सर, पूरी मेहनत से काम करूँगी। मेहनत से नहीं रोशनी, स्मार्टनेस से काम करना होगा। करोगी ना? जी। आमिर के अकाउंट से एक होटल में रेगुलर पेमेंट्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट एवरी वीक। मैंने उस होटल में फ़ोन किया था तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आमिर यहाँ एक औरत के साथ आया करता था और दिए गए आईडी के मुताबिक उस औरत का नाम रोशनी वर्मा है। ये देखिए। इसका मतलब आमिर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। सर फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। मैंने उस होटल की सारी सीसीटीवी फुटेजेस मंगा ली है। ये देखिए सर, ये वाली फुटेज, ये मर्डर के 2 दिन पहले की है। ये आदमी उसका पीछा कर रहा है। सर इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउटफुल है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इन पर नजर रखे हुए है। मैंने इसकी फोटो सर्कुलेट करवा दी है सर। गुड। हेलो। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। कौन बोल रहा है? फिर से बोलिए आप। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। लेकिन नगमा अपने हस्बैंड को क्यों मारेगी? हेलो। फिर से लगाओ। The number you are trying to call is currently switched off. एक ऐप है, मैं लोकेशन चेक करता हूँ। जल्दी करो। लोकेशन जहांगीराबाद है। इसका मतलब कॉलर आमिर के एरिया से ही थी। सर नगमा को उठा ले क्या? नहीं, किसी रैंडम कॉल के बेस पे हम किसी भी विक्टिम की वाइफ को नहीं उठा सकते। हो सकता है हत्यारे ने हमें भटकाने के लिए खुद कॉल किया हो या किसी से करवाया हो। इस नंबर को ट्रेस करो। ओके सर। मर्डर से 2 दिन पहले नगमा के सारी मूवमेंट को ट्रैक करो। उसके उज्जैन वाली शादी, उसका आना जाना, सब कुछ। ओके सर। मैं जी जान लगा दूंगा रोशनी, बल्कि मैंने तो कल की ही मीटिंग सेट की है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। आमिर, अपना ध्यान रखना। प्रशांत बहुत खतरनाक है। तुम मेरी फिक्र मत करो रोशनी।
हमारा कोई अफेयर नहीं था। मैं और आमिर तो एक कॉलोनी में रहते थे और बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। और वापस अभी 4-5 महीने पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ है? कुछ नहीं मैम, वो किचन में काम करते टाइम लग गया। तुमने कहा कि आमिर सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, बचपन का दोस्त, तो फिर होटल में क्यों मिलते थे? क्या हुआ रोशनी? ये पुलिस क्यों आई है? वो आमिर का मर्डर हुआ है, उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आए हम लोग। कौन आमिर? वो मेरी कंपनी में सिक्योरिटी एजेंसी का सुपरवाइजर था। हाँ तो ये तुमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? देखिए ये वहां ना 9 से 6 जॉब करने जाती है, रिश्तेदारी निभाने नहीं। तुम कभी मिले हो आमिर से? अरे मैं क्यों मिलूंगा? आप लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, मैं तो ये तक नहीं जानता। अच्छा, ये देखो, कुछ याद आया? चल आने चल। सर मैंने कुछ सब याद कराता हूँ, चल। अरे मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। सर मैंने आमिर का मर्डर नहीं किया है। अगर तूने आमिर का मर्डर नहीं किया तो तूने झूठ क्यों बोला कि तू आमिर को नहीं जानता? तो क्या सच बोलता? क्या आमिर मेरी बीवी के साथ होटल में जाता है? क्या करते आप लोग? सहानुभूति देकर छोड़ देते? नहीं ना। वैसे आमिर का मर्डर हुआ कभी है? 23 तारीख को। 23 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो इंदौर में था अपने दोस्त के यहाँ। चल नंबर बता तेरे दोस्त का। लिख लीजिए नंबर, लेकिन फोन नहीं लगेगा उसका। क्यों? क्योंकि वो दुबई चला गया है। मास्टर जी इस बार फिटिंग बहुत अच्छी बनाना, हम शादी में जा रहे हैं। भाभी जी हाथ ऊपर करिए। काफी पतले हो गए। मास्टर जी आप भी ना। मास्टर जी, इस काम के लिए कोई औरत नहीं मिलती आपको? आजकल फीमेल टेलर मिलती कहाँ है? इतने समय से हम कपड़े सिला रहे हैं, लेकिन हमारे मास्टर जी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपका काम हो गया हो तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। हैप्पी बर्थडे नगमा। अभी तक नाराज हो नगमा? प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो जो टेलर मास्टर के सामने आपने किया, वो क्या सोच रहे होंगे वो? अच्छा तो माफी से काम नहीं चलेगा, तो मुर्गा बन जाता हूं मैं। अच्छा बस, अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चलो उठो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर इनिशियल रिपोर्ट आ गई है। आमिर को करीब रात 11 से 1 के बीच मारा गया था। नगमा और उसकी बेटी आयशा कितने बजे घर वापस लौटे? अगली सुबह 8 सवा 8 बजे। जिस कैब से वो लौटे थे वो ट्रैक किया? नहीं, ऑनलाइन बुक कैब होती तो इजीली ट्रैक हो जाता। वैसे उज्जैन के सारे ड्राइवर से बात हो रही है। सर, उज्जैन से एक और बात पता चली है। नगमा का शादी से पहले किसी फरहान नाम के लड़के से अफेयर था। तो शादी से पहले था ना? नहीं सर, अभी भी है। नगमा जिस शादी के लिए उज्जैन गई थी ना, वहां से 2-3 घंटों के लिए गायब थी, उसी फरहान से मिलने के लिए। फरहान? नगमा 2.5 लाख है, बाकी अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। थैंक यू फरहान। लेकिन नगमा हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? थोड़ा वक्त दो मुझे फरहान। वैसे भी आयशा की जिम्मेदारी है मुझ पर। एक बार मैं आयशा का सब कुछ ठीक कर लूं, फिर देखेंगे। और वैसे भी मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। तो ठीक है, बैठ। आयशा, मैं क्या कह रहा था कि हमें ना आंटी से बात कर लेनी चाहिए।
देख अभी अब्बू तो नहीं रहे ना, और मेरे घर वाले भी उंगली उठाएंगे, तो उससे पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। तुम क्या बात कर रहे हो सूरज? पहले कब्र के फूल को तो सूख जाने दो। आयशा मेरा वो मतलब नहीं था। पुलिस? अम्मी फिर से पुलिस वाले क्या करना है यहाँ? ये तलाशी ले रहा है। उस दिन भी गए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला था, आज क्या मिलेगा नया उन्हें? रवि, हाँ पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट देना फिर। ये लीजिए। सबसे पहले आमिर के सर पर वार किया गया किसी हैवी ऑब्जेक्ट से, उसके बाद 12 बार चाकू से स्टैब किया गया उसे। आमिर की बीवी और बेटी को आमिर की बॉडी यहाँ मिली थी और दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आमिर ने दरवाजा खुद खोला था। ये कांड किसी एक का नहीं बल्कि 2 लोगों का किया हुआ है। किलर के साथ कोई और भी था। सर, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि वो 2 लोग थे? ये रिपोर्ट देखो मंजू, इसमें साफ दिख रहा है कि आमिर की मौत सर पे चोट लगने से और उसके शरीर में चाकू मारने से हुई, राइट? हाँ। लेकिन इन दोनों ही चोटों का फोर्स और इम्पैक्ट बिल्कुल अलग है। देखो, एक काम करो, इस घर की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी लो। ठीक है। ओके सर। सर यहाँ आइए। सर मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे अलमीरा में कहाँ से आया। मैं सच बोल रही हूँ। मंजू, लेके चलो। सर आप मेरी बात सुनिए। चलो थाने चल के बोलना जो बोलना है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो सुनो। मैंने कोई खून नहीं किया। आयशा, आप नहीं मार सकती हैं। हम तो शादी में उज्जैन गए थे, अम्मी नहीं कर सकती हैं। आयशा, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची अकेली है। अम्मी! सर, ये नगमा तो अभी तक कुछ काम का बोली ही नहीं है। बोलेगी। एक बार चाकू की फोरेंसिक रिपोर्ट तो आने दो। आखिर ये चाकू उसी के घर से बरामद हुआ था ना, उसी की अलमारी से। यस सर। रवि भाई, तुम कहाँ बिजी हो? ये फाइल आमिर के घर से मिली थी, वही पढ़ रहा था। इसमें एक एफआईआर कॉपी है। 4 महीने पहले रोशनी ने न्यूमार्ग थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी अपनी सगी बहन के किडनैपिंग की। किडनैपिंग? स्ट्रेंज। इसका मतलब है रोशनी 2 विक्टिम से जुड़ी हुई। एक तो उसकी खुद की बहन जो 4 महीने से लापता है, और एक दूसरा आमिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है रवि कि ये फाइल आमिर के पास क्या कर रही थी? अजीब तो है। ये देखिए, इस फाइल में ना कई सारे एड्रेसेस हैं, और ये फोटो देखिए आप। रवि, कहीं उस कॉलर के बोलने पे हम बहुत अलग तो नहीं जा रहे? हम नगमा से पूछताछ कर रहे हैं और मालूम चले कि केस कुछ और ही। एक काम करो, रोशनी को थाने बुलाओ। और सर, एक गार्ड के बारे में पता चला है, उसका नाम अर्जुन है। वो आमिर के अंडर काम करता था, और मर्डर के 2 दिन पहले उसका आमिर से झगड़ा भी हुआ था। मैंने कांस्टेबल सिन्हा को बोल दिया उसे उठाने को। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा है। हाँ, आमिर से गुस्सा जरूर था क्योंकि वो नौकरी से निकालने की बात कर रहा था, और उसके मर्डर के बाद मुझे किसी ने नहीं बोला कि काम पे वापस मत आओ। हाँ, मेरा फायदा जरूर हुआ है, पर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। ये तो तोते की तरह खुद ही सब कुछ बोल रहा है। हाँ सर, वो हमारे साथ का ही था, बस सुपरवाइजर बनने के बाद उसको अचानक बहुत गुस्सा आने लगा, हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता था। तेरे मुझसे ही पहली बार सुन रहा हूँ कि आमिर को गुस्सा आता था। हाँ सर, आप चाहे तो वो आयशा के बॉयफ्रेंड सूरज, हाँ सूरज से भी पूछ सकते हैं। मैंने ही पकड़ा था उन दोनों को मार्केट में, और आमिर को खबर देके मैंने ही बुलाया था। सर हम शादी करना चाहते हैं सर। मैं प्यार करता हूँ इसमें सर। आज के बाद इसके साथ नजर आया ना
तो जान से मार दूंगा तुझे। सर प्लीज भाग यहाँ से। पल्लवी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भागी सर, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सिर्फ आमिर मेरी मदद कर रहा था। पल्लवी की कोई दोस्त थी जहां वो गई थी, उसका नाम या पता मालूम चल सकता है? पता नहीं, उस दिन पल्लवी ने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा शायद गुस्सा है इसलिए नहीं किया। फिर अचानक एक दिन कॉल आई और तब मुझे पता चला कि वो किडनैप हुई है। पर प्लीज दीदी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। मुझे पता है सर, ये सब उस प्रशांत का किया धरा है। मेहनत से नहीं रोशनी, स्मार्टनेस से काम करना होगा। नाम के लिए तो उसकी एक कुरियर एजेंसी है, लेकिन असली पैसा ड्रग्स बेच के कमाता है। कुरियर बॉक्सेस में ड्रग्स डाला जाता है और लोगों को कुरियर की तरह डिलीवर किया जाता है। और क्योंकि ये सब लोकल डिलीवरी होती है, इसलिए कभी चेकिंग में भी नहीं आता। पल्लवी ने ड्रग्स देख लिया था, घर छोड़ के चली गई थी, और शायद सब मेरी गलती है सर। मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। मेरी मदद तो पुलिस ने भी नहीं की। प्रशांत का नाम तक नहीं लिखा एफआईआर में। उल्टा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई होगी। हम ढूंढेंगे उसे, इट्स अ प्रॉमिस। तो जब हम तुम्हारे घर आए थे तब क्यों नहीं बताया था ये सब? आमिर, ये देखो, किसी बैंक का अकाउंट नंबर है, SRV बैंक। रोशनी, ये स्विट्जरलैंड का बैंक है। एक मिनट, ये डायरी जहां से उठाई है वहीं रख दो। रोशनी इधर आओ। ये प्रशांत की प्रॉपर्टीज के पेपर है, उसके नाम कई प्रॉपर्टीज है। आमिर, शायद यहीं कहीं रखा हो उसने पल्लवी को। चलो हम अभी चेक करके आते हैं सारे एड्रेस। नहीं 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 रोशनी, अभी बहुत लेट हो चुका, तुम घर जाओ। लेकिन मेरी पल्लवी। हड़बड़ी का काम नहीं है, बहुत रिस्की है। हम लोग कल मिलेंगे, चलो अभी। इसको वापस रख दो। चल जल्दी जल्दी चल। रोशनी, मैंने 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं जो काफी टाइम से खाली पड़ी है। उनमें से एक ही है। चलो पहले ये चेक कर लेते हैं। रोशनी, यहां तो कोई नहीं। चलो दूसरी प्रॉपर्टी में देखते हैं। रोशनी, ये जगह सेफ नहीं है। बाकी के एड्रेस मैं कल खुद आके चेक करूंगा, तुम मत आना। अब चलो। रोशनी, तुम टेंशन मत लो, मैं पल्लवी को ढूंढ लूंगा। आमिर, अभी मैं घर निकलती हूँ। अगर निलय मुझसे पहले आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बहुत डर गई थी, शायद प्रशांत को सब पता चल गया था, और पल्लवी तो अभी भी उसके कब्जे में है। आमिर को भी उसने मरवा दिया। सब मेरी वजह से हुआ है। वो प्रशांत कुछ भी कर सकता है। पता नहीं अब पल्लवी मुझे कभी मिलेगी भी या नहीं। आमिर के अलावा तो किसी को नहीं पड़ी थी उसे ढूंढने की। हम ढूंढेंगे उसे, इट्स अ प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, पल्लवी को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। रवि, जिस नंबर से पल्लवी ने कॉल किया था उसकी डिटेल्स निकालो और इस कॉलर का भी इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप कर दो, जिसने आमिर की वाइफ का नाम लिया था। इस प्रशांत को यहाँ बुलाओ। ठीक है, उसे बुलाता हूँ थाने, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। पल्लवी जिंदा मिलेगी मुश्किल लगता है। और इंस्पेक्टर साहब, बीवी बच्चे कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे। अच्छे रहे तो कितना अच्छा है ना? धमकी दे रहा? अरे नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ऐसा आप कैसे कर सकता हूँ? आप बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आमिर को जानता है? हाँ, हमारे यहाँ की सिक्योरिटी का सुपरवाइजर था, लेकिन सुना है बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है उसका। किसने किया है? पल्लवी को जानता है? जी हाँ, हमारे यहाँ काम करती थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। फिर अचानक उसने जॉब छोड़ दी। उसने मारा आमिर को।
ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे बता कि तुझे कब पता चला कि आमिर तुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। आमिर के लिए मैं भगवान था, वो मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों करेगा? ऐसा कौन सा भगवान वाला काम किया आपने? उसकी बेटी का अबॉर्शन करवाना था, उसके लिए पैसे और सीक्रेट डॉक्टर का नंबर मैंने ही दिया था। डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ बिल्कुल, आप भी जाइए, आपकी भी प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व कर देगा वो। ज्यादा बकवास नहीं। हाँ, लेडीज हैं आप, पर हम लेडीज की इज्जत करते हैं, इसीलिए एक गुस्ताखी माफ कर देते हैं, वरना क्या? और क्या करेगा? मंजू मंजू मंजू, नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं होता। एक तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए एक नाबालिग लड़की का अबॉर्शन करा दिया, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। अभी तो सिर्फ तुम्हारा लाइसेंस रद्द करूंगी, अगर और झूठ बोला ना तो सीधा जेल में डाल दूंगी। नहीं मैडम, ऐसा मत करना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आमिर 4 हफ्ते पहले ही आया था अपनी बेटी को लेके अबॉर्शन के लिए। आयशा, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी तो अबॉर्शन हो सकता है। और आमिर, तेरी बेटी तो अभी नाबालिग है, पुलिस केस हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़का इसकी क्लास का है, उसे जब खबर मिली तो वो घबरा गया। डॉक्टर साहब, आप इसका अबॉर्शन कर दीजिए, हमें कोई पुलिस केस नहीं करना। नहीं अब्बू, जो कुछ हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मैं ताने सुन सकता हूँ, लेकिन तू ताने नहीं सुन सकती। छोटे बच्चे की परवरिश करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब उसका बाप उसके साथ ना हो। ये अब्बू ने मेरा साथ दिया था। तुम्हारा अबॉर्शन हुआ तो डेफिनेटली तुम्हें सूरज से भी मिलने से रोका गया होगा, तो क्या इन सारी बातों को लेकर सूरज गुस्सा था क्या आमिर से? देखिए, ना सूरज ने अब्बू को मारा है और ना अम्मी ने अब्बू को मारा है। आप शुरू से गलत इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। देखो आयशा, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मम्मी बेवजह लॉकअप में बंद है तो तुम्हें ही उनकी मदद करनी होगी ना, नहीं तो वो जिंदगी भर किसी और के जुर्म की सजा काटती रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वकील ने कहा कि उनकी कल तक जमानत हो जाएगी, उसके बाद वो कभी भी जेल नहीं जाएगी। अम्मी ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आप जाइए। न्यू मार्ग थाने बात हुई, लोकल पुलिस ने पल्लवी केस में प्रशांत से पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें भी प्रशांत के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है पल्लवी अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। जिस नंबर से पल्लवी ने कॉल किया था वो नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा है, फेक आईडी पे लिया गया था और स्विच ऑफ हो गया। पर सर, पल्लवी को गायब करने का मोटिव तो बनता है प्रशांत के पास। नगमा का एक्स गर्लफ्रेंड फरहान का भी कुछ पता नहीं। हाँ, एक बात पता चली है, उसने नगमा को 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे। 2.5 लाख है, बाकी अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। अब इतने पैसों की उसे क्या जरूरत पड़ी, ये तो नगमा ही बता सकती है। ऊपर से मिस्ट्री कॉलर का अभी तक नहीं पता लगा जिसने नगमा का नाम लिया था। टेक्निकल टीम ने बताया कि यूज किया हुआ सिम और फोन दोनों ही फर्जी तरीके से खरीदे गए थे। हो सकता है बाद में डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे, क्योंकि दोबारा उनसे कॉल नहीं हुआ है। इसका मतलब वी आर बैक टू द स्क्वायर वन हियर। हमारे पास सिर्फ ये सीसीटीवी फुटेज है जो पल्लवी की किडनैपिंग साइट से हमें कैमरे के थ्रू मिली। देखते हैं क्या होगा इसमें। इन दोनों ऑटो वालों से भी न्यू मार्ग पुलिस ने बात की थी। पल्लवी ने यहीं पे उन 2 ऑटो वालों से बात की थी। इसी कैमरे का फुटेज देखा था ना हमने। हाँ, फुटेज के मुताबिक पल्लवी ने यहां से राइट लिया हो, लेकिन आगे तो कॉलोनी का एंड हो रहा है, आगे का पूरा रास्ता सुनसान है। पल्लवी यहां से कहां गई होंगी? यहाँ से सीधे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो अब खंडर बन चुकी है, वहां चलकर देखे क्या? सर, जींस, मेकअप का सामान, ये न्यूज़पेपर 3 हफ्ता पुराना है, इसका मतलब कम से कम 3 हफ्ता पहले कोई यहाँ होगा। कहीं किडनैपर्स ने पल्लवी को यहाँ तो नहीं रखा होगा। सबसे पहले तो ये पता करो कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। ठीक है, जल्दी। रवि, इंजेक्शन, इसको ट्रैक करो, ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ बिका है सब पता करो जल्दी। ठीक है। सर, इनकी बेल हो गई। मेडिसिन की बाहर की लिस्ट आई है। कोई लीड मिला प्रशांत से कनेक्टेड? एक लीड है, नाम देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हाईलाइटेड नाम देखिए। ये आमिर इंजेक्शन खरीदता था? हाँ,
सर हो सकता है कि ये प्रशांत ने मंगवाया हो। प्रशांत ने आमिर की मदद की थी वो आयशा के अबॉर्शन केस में, तो शायद इसलिए आमिर ने उस एहसान के चलते प्रशांत का ये काम किया हो। और हो सकता है आमिर को ये पता भी ना हो कि वो इंजेक्शन क्यों खरीद रहा है, क्योंकि वो खुद पल्लवी को ढूंढ रहा था। लेकिन प्रशांत के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक है, हल्का कनेक्शन है, पर एक मिला है। जिस लोकेशन में पहुंचे थे वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर है, गंगवार कंस्ट्रक्शन, और इस गंगवार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में 21% का स्टॉक होल्डर है प्रशांत। हेलो, गाड़ी में बैठो। किधर? पल्लवी, दीदी मुझे जॉब मिल गई। क्या? ओह सो हैप्पी दीदी। आप लोग फिर से? इस बार तुम्हें बेल नहीं होने वाली। चाकू की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस चाकू में जो खून मिला है उस खून में हीमोग्लोबिन लेवल कम है और ब्लड क्लॉट थोड़ा ज्यादा। तो ये जो खून इस चाकू में मिला है वो विक्टिम के मर्डर के कम से कम 24 से 48 घंटे बाद का है, मतलब पोस्टमार्टम के बाद का ब्लड है। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, मैंने ही आमिर को मारा है। झूठ बोल रही हो तुम नगमा। मर्डर रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ। रात के 10 बजे तो तुम देवास टोल क्रॉस कर रही थी और रात के 2 बजे सीहोर टोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब मर्डर हुआ उस वक्त तुम रास्ते में थी और करीब 3:30 बजे तुम घर पर वापस लौटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुको मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। आयशा, ये क्या कर दिया तूने? तुझसे मैंने कहा था मैं सब ठीक कर दूंगी। सूरज, जाओ यहाँ से, जाओ। आयशा, तू चल मेरे साथ चल। अब जो मैं कहूंगी तो वही करेंगे, चल। आयशा बोलो, क्यों किया ये सब? देखो मैं जानता हूँ तुम दूसरी कैब करके पहले ही भोपाल पहुंच गई थी और तुम्हारी माँ नगमा बाद में अकेली आई थी। देवास टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी माँ कैब में अकेली दिखाई दे रही है। इसके आगे जाकर हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मर्डर के समय तुम्हारी माँ घर पर थी ही नहीं। सबूत हैं हमारे पास। सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दीजिए। इसकी सजा मुझे दे दीजिए। ये अभी बहुत छोटी है, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आयशा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? नगमा तो तुम दोनों को भगाने वाली थी, फिर क्यों? बोलो आयशा। क्योंकि मैं नहीं भाग पा रही थी। कैसे चली जाती मैं? कैसे भूलती है सब कुछ? वो मेरा रेप करता था, मेरा खुद का बाप। जो अबॉर्शन करवाया था वो सूरज का बच्चा नहीं, वो कमीना आमिर का था। तुम्हारी अम्मी ने पैसों का इंतजाम किया था तो फिर क्यों नहीं चली गई? नहीं जाना था मुझे, नहीं भागना था। जब तक मैं उस कमीने को सजा नहीं दिला देती मैं नहीं भूल पाती है सब कुछ। लेकिन अब मैं भूल सकती हूँ, चैन से जी सकती हूँ, सूरज के साथ या फिर इस जेल में, पर जी सकती हूँ। पल्लवी का किडनैप भी आमिर ने किया होगा, उसी ने उसका रेप और मर्डर किया होगा। जिस तरह से इस केस में आरोपी खुद इस केस का सबसे बड़ा पीड़ित साबित हुआ है और पीड़ित इस समाज का सबसे बड़ा दरिंदा, उसको देखते हुए इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखना गलत नहीं होगा। सारे सबूतों के बिना पर आमिर मलिक मर्डर केस में ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आयशा मलिक को 3 महीने की सजा सुनाती है
और इस दौरान वो जमानत की अर्जी भी लगा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेखा ने ही नरेश का मर्डर किया और उसका सारा पैसा लेकर फुर्र हो गई? चल उल्टी गिनती शुरू कर। ये थी धोखेबाज नंबर 103। अगला नंबर आपका। अरे ऋतिक, अरे पूरे 23 दिन बाद फोन किया तूने? बेटा हफ्ते में एक फोन तो किया कर। कैसा है तू? ठीक हूँ पापा, एक गुड न्यूज है। तू इंडिया आ रहा है? तो तू आ रहा है? कौन सी फ्लाइट से आ रहा है बता, मैं एयरपोर्ट पे लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा, एनी प्रेग्नेंट है। क्या? अरे ये तो और भी खुशी की बात है। मैं कल ही आस पड़ोस में मिठाई बांट देता हूँ। हाँ, और मैं पहली वाली फ्लाइट पकड़ के चला आता हूँ वहां पर। अरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना वहां पर। मैं आता हूँ। पापा ये इंडिया नहीं अमेरिका है। हम लोग एनी के लिए एक मेड रखने वाले हैं। एवं वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। डिलीवरी के बाद मैं आपको एक वीडियो कॉल कर दूंगा। हाँ बेटा, वीडियो कॉल ही सही। पोते का मुंह वीडियो कॉल पर देख लेंगे। बेटा ऋतिक, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। कौन सी माँ पापा, पहली या दूसरी? आयला, ऐसा बोला तेरा बेटा? लेकिन तूने तो ये सब उसके लिए किया था ना? मैं 16 साल का था जब पिताजी ने प्राजक्ता से शादी करा दी। प्यार व्यार कुछ पता नहीं था मुझे। ऋतिक हुआ, उसके बाद पल्लवी, उसके बाद प्राजक्ता से बस प्यार होने वाला ही था। हाँ, सब जानती हूँ। मैडम को कैंसर हो गया, मैडम चल बसी, फिर उसके बाद तुमने दूसरी शादी की, तुम्हारी दूसरी बीवी भी भाग गई। 10 बार सुन चुकी हूँ ये स्टोरी। मेरी मानो, तुम ना अभी ये सब चीज के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने ये नालायक बच्चों से ना जितना हो सके उतना दूर रहो। टाइम वेस्ट मत करो उनके पीछे। ले, तुम्हारे छोटे भाई का फोन है। ये ना सबसे बड़ा वाला गिद्ध है, मैं बता रही हूँ। हाँ बोल अविनाश। हाँ नरेश भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पार्थ कैसा है? हाँ अच्छा है, एग्जाम देने गया है। अच्छा मैं क्या कह रहा था भैया, वो आपकी बीपी की दवा है ना? हाँ है। अच्छा वो कोलेस्ट्रॉल वाली? हाँ है, सब कुछ है। अच्छा भैया मैं पापा दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई ले लो, उठ जाओ। अरे वकील साहब। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसी है तबीयत? अरे भाई तेरे जैसा वकील ऐसे बीमार पड़ा रहेगा तो तेरे क्लाइंट को तो जज फांसी पे चढ़ा देगा। अरे नरेश तू भी। अरे आशीष बेटा, तो अंकल के लिए 2 चाय लेकर आ। हाँ। अरे नहीं चाय नहीं, चाय अभी पी के आ रहा हूँ। रेखा ने बनाया था, तू बैठ। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो पढ़ने वाले हैं। अरे अंकल कोई
कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। कैसे दाम कैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसके ऊपर नीचे, उनकी तरह ना इनका भी बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। अरे बाप की सेहत का इतना ही ख्याल है तो प्रताप के लिए एक बहू लेके आ अच्छी सी। अरे प्रताप, वो उस लड़की की फोटो भेजी थी ना मैंने तुम्हें, वो दिखाओ। ये वाली? ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है, यहाँ वाशिम में परिवार के साथ रहती है। अच्छे है ना? हाँ, अब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी है? देखो लड़की अच्छी है तो मुझे पसंद है, अगर खानदान अच्छा हो तो तुम बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो मैं इसके पिताजी के साथ बात करता हूँ और उनका नंबर तुझे मैसेज कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब तू आराम कर, मैं कपिल की दुकान पे जा रहा हूँ। कपिल भाई, मैंने सुना दाल के भाव फिर से बढ़ गए। अरे नरेश भाई, इस बार महंगाई आसमान छू के रहेगी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। आप मेरी डॉल लाए? तुम्हारी डॉल? हाँ लाया हूँ ना, घर पे रखी है। लेकिन वो डॉल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हें 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। ओह नो, 9 मार्क्स नहीं चलेंगे? ओह नो, 9 मार्क्स क्यों? वो मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा था ना। अरे बाप रे, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कपिल भाई। कपिल भाई, आपकी बेटी तो आपसे भी होशियार है। अच्छा नरेश भाई, आपके हुए 2749 रुपए। ये 3000। छुट्टे में बाद में देता हूँ। ठीक है। बाय अंकल। बाय बेटा। चल आजा, इसका हिसाब करके बता। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। क्या? इस धंधे वाली के नाम? भैया आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। पापा सोच समझ के फैसला करिए। ये रेखा आपसे प्यार व्यार नहीं करती है। अगर आपने इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी उसके बाद क्या? ये आपके साथ कुछ भी कर देगी पापा। पापा इससे अच्छा तो ना आप किसी और को डोनेट कर दीजिए प्रॉपर्टी। हे, तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, समझी ना? इनसे प्यार करती हूँ और इनकी इज्जत भी करती हूँ। हम लोग मर गए हैं क्या? हमारा हक है इस प्रॉपर्टी पे। और ये कौन है जिसके नाम पे आप सब कुछ कर रहे हैं? ये तुम्हारी होने वाली माँ है। शादी कर रहा हूं मैं इससे। तुम लोगों के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी मुझे पूछता तक नहीं है। एक रेखा ही है जो हर वक्त हर दम मेरा ख्याल रखती है। छोड़िए ना, अब इन लोगों के चक्कर में अपना बीपी मत बढ़ाइए। ये लोग तो गैरों से भी बदतर हैं। आप चलिए। तमीज से। होने वाली माँ हूँ तुम्हारी और तुम्हारी भाभी। निकलो, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी, निकलो यहाँ से। बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया पापा जी का। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सारा प्लान वेस्ट हो गया।
सर, विक्टिम की मंगेतर ने बॉडी देखकर हमें इन्फॉर्म किया। सर, विक्टिम की एज लगभग 58 से 59 साल की होगी। क्या हो गया इन्हें? नरेश उठो ना, नरेश उठो ना, नरेश। सब देखिए ना क्या हो गया इन्हें। नरेश उठो ना, नरेश। ये कौन है? सर, यही तो है मंगेतर। इनकी? सर, इस तरफ आइए। नरेश, सर ये देखिए, विक्टिम को यहाँ पे स्टैब किया गया। यहाँ से उसने भागने की कोशिश की और बाहर हॉल में उसे मारा गया। विक्टिम का नाम नरेश देशमुख है, अकेला रहता था। फैमिली, एक बेटी है जो यहीं कमला पार्क में रहती है, बेटा यूएस में रहता है और एक छोटा भाई है जो यशवंत कॉलोनी में रहता है। सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर। सुनो ना अविनाश, बात को मम्मी के यहाँ पे छोड़ दे क्या? अरे इतना पैनिक मत हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आज नहीं तो कल पुलिस घर पे आएगी ना। देखो, जब पुलिस घर पर आएगी तो हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने प्लान किया है। तुम अगर इतना घबराओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वो देखा, उसका भी इंतजाम कुछ कर देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ, पल्लवी आ गई होगी, मैं जाता हूँ, ध्यान रखना। कल रात को 8 बजे तक मैं ऐसे निकल गई थी। बाद में फोन पे बात भी हुई हमारी। तब मुझसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह नाश्ता लेके आई तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आई तो नरेश। अच्छा ये बताओ कि घर से कुछ चोरी हुआ है? मंगेतर मरा है मेरा और आपको चोरी की पड़ी है। देखो, हमें ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से होगी। तो सब आज ही करना है आपको। मंजू, पंचनामा करके बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। जैसे ही फैमिली से कांटेक्ट होता है थाने बुलाओ। सुनो, जो पर्चा की? नो सर, सॉरी सर। रिया, रिया! सर, किसने मारा? रिया। नरेश भाई रिया के लिए एक पिता की तरह थे। वो उसे ट्यूशन पढ़ाते थे। कई बार वो पढ़ते पढ़ते वही सो जाती थी। कल भी रिया गई थी ट्यूशन पढ़ने उनसे? नहीं, मैंने उसे नरेश भाई के छुट्टे पैसे लौटाने भेजा था। क्यों क्यों भेजा? संभालिए अपने आप को। तो जब रिया वापस नहीं आई तो आप उसे नरेश जी के घर देखने नहीं गए? मैं दुकान पे था देर रात तक। हमेशा की तरह मुझे लगा शायद वो वहीं सो गई होगी। मुझे जाना चाहिए था, मेरी बच्ची बच जाती। रिया की माँ कहाँ है? 3 साल पहले मुझे और रिया को छोड़कर भाग गई वो। अरे हेलो, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? कहाँ है पापा की बॉडी? पुलिस वाले ले गए। और हाँ, तुम दोनों को भी थाने बुलाया और तुझे यहीं छोड़ गए? हाँ, उन्होंने कहा कि घर वालों को भेज देना। अक्सर असली दुश्मन घर वाला ही होता है ना। चल पल्लवी। वैसे कल रात के झगड़े के बारे में मैंने अब तक पुलिस वालों को नहीं बताया। हाँ, अगर चाहती तो बता सकती। मतलब क्या है तेरा? कल रात को ही तुम लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ। भैया आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। और कल रात को ही उनका मर्डर भी हो गया। अब इसका मतलब तुम निकालोगे या मैं पुलिस वालों को बताऊं? क्योंकि वो एकदम परफेक्ट मतलब निकालेंगे नहीं। सुन,
वो मेरे भैया थे और पल्लवी के पिता। खून का रिश्ता है हमारा उनसे। और तू ना हमसे दूर ही रहना। चल पल्लवी। कई बार खून के रिश्तेदारों से ज्यादा पराये लोग अपने हो जाते हैं ना माँ। कोई अपना अपना नहीं होता, सब पैसों के रिश्तेदार है। पैसा है बच्चे अपने, पैसा है रिश्तेदार अपने, पैसा खत्म रिश्ता खत्म। तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरे पास तो इतना सारा पैसा है। तेरी गाड़ी आई? अरे नहीं माँ, इस उम्र में गाड़ी लेके क्या करूंगा। मैं सोच रहा हूँ पल्लवी को गाड़ी लेके दे दूं, वो बेचारी स्कूटी से जाती है कॉलेज। कितनी बार समझाया तुझे, पर तू नहीं समझता। लुटा दे अपनी सारी दौलत अपने नालायक रिश्तेदारों पे, लेकिन जब तू मरेगा ना, तेरे कफन के लिए किसी के पास से पैसा भी नहीं निकलेगा। तो तू दे देना कफन। हाँ दे दूंगी ना। ये चादर तूने ही दी है ना, यही दे दूंगी। शहर में हुए डबल मर्डर ने पूरे खोपोली के लोगों को सकते में डाल दिया है। इस चौंका देने वाले मर्डर ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाया है। क्या शहर के लोग सेफ हैं? देखिए, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है, 24 घंटे बाद आपको दे देंगे। पापा तो बहुत अच्छे आदमी थे, भला उन्हें ऐसे कोई क्यों मारेगा? क्यों झूठ बोल रही पल्लवी? सर मैं आपको बताता हूँ, दरअसल भैया एक नंबर के अड़ियल इंसान थे। भाभी के जाने के बाद उन्होंने ऋतिक को अमेरिका भेज दिया, तो जिससे उनकी अय्यासी चलती रहे। सर आप देखना, पीएम की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें पक्का उनको एड्स निकलेगा। चाचू आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ तो झूठ क्या बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। तो रेखा को पता था ये सब? उसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो खुद एक धंधे वाली थी। रेखा तो मंगेतर थी ना नरेश जी की। हाँ, दिमाग खराब हो गया था पापा का। कल रात आप लोग कहाँ थे? अपने घर पे पापा से मिलने गए थे, फिर सब अपने अपने घर आ गए। सब एक साथ मिलने गए थे, जाहिर सी बात है कोई खास वजह होगी। कल रात पापा अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाले थे। तो हो गया बंटवारा? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। भैया आप पागल हो गए? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं सर, बस कैजुअल डिस्कशन हुआ और कुछ नहीं। फैमिली में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर डिस्कशन कभी कैजुअल नहीं हो सकता। सूरज, फैमिली के सभी मेंबर्स की डिटेल निकालो और नरेश की बैंक डिटेल्स भी। सर मैंने बैंक डिटेल्स चेक की थी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। सर वो नौटंकी रेखा, वो कल रात भी एक कस्टमर के पास गई थी। व्हाट? मतलब पतिव्रता होने का नाटक कर रही थी? सर नरेश ने डेटिंग साइट पे एक अकाउंट बनाया था, ये देखिए। फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां ज्यादा है। सर ये तो बड़ा रंगीन आदमी, इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। ये ले, बन गया डेटिंग ऐप पे तुम्हारा अकाउंट। प्रोफेसर नरेश देशमुख। अरे यार ये झंझट में क्यों फंसा रहा है मुझे? देख मैं रेखा के लिए सीरियस हूँ। अरे देख देख, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गई। कौन है? फोटो देख, क्या मस्त लग रही है। डाइवोर्सी है। हाय, मेरा नाम ललिता है। आप मुझे जेन्युइन लगे क्योंकि आपने अपनी फोटो लगाई। आप एक्स प्रोफेसर हो? प्रोफेसर। सर घर से जो सामान चोरी हुआ है ये उसकी लिस्ट है, रेखा ने दी। तो ज्वेलरी सेट, चांदी के कुछ बर्तन, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक और 45,000 रुपए कैश। सूरज, सभी ज्वेलर्स और खबरियों को एक्टिवेट कर दो। कहीं भी कोई ज्वेलरी बेचने आता है तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। राइट सर। सर कपिल की बीवी नीतू के बारे में पता किया मैंने, रत्नागिरी से है। वहाँ उसका मायका भी है और 8 महीने से वहाँ वो किसी आदमी के साथ रह रही है। कपिल ने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया था क्या? पता नहीं सर, लेकिन नीतू ने कभी रिया को ले जाने की भी कोशिश नहीं की। अविनाश, उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे? कहाँ गए थे? वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। क्यों? ऐसे ही। और जब मैं घर पर आया तब तुम घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी? कचरा फेंकने गई थी।
फालतू के सवाल मत पूछा करो मुझसे। तुम्हें किसी पे शक है? सर मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है ये काम रेखा का ही है, और अब वो चली भी गई है। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर पापा उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे थे, तो उनके मर्डर के बाद पूरा बेनिफिट उसे ही मिलेगा। प्रॉपर्टी उसके नाम पर हुई? नहीं। तो बेनिफिट कैसे हुआ उसे? तो सर ये फिर चाचू ने किया होगा। प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी और पार्थ दोनों के लिए। पार्थ क्यों? सर पार्थ मेरा सौतेला भाई है और परी चाची मेरी सौतेली माँ, वो पापा की दूसरी वाइफ रह चुकी है। What? हाँ सर, 2 साल पहले परी चाची ने पापा को छोड़ के अविनाश चाचू से शादी कर ली थी, और पापा ने तो केस भी फाइल किया था पार्थ की कस्टडी के लिए। इन्हीं सब के बीच पापा उस रेखा के चक्कर में फंस गया और चले थे उस धंधे वाली से शादी करने। तुम इंडिया कब आए? कल ही आया था सर। मैं जाऊँ? ये बात हमें अविनाश और परी ने क्यों नहीं बताई? सर रेखा की माँ बीमार है, इसलिए वो गांव गई भी। रेखा की माँ है भी या नहीं? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। नरेश की मौत 31 मार्च की रात को 9 से 1 के बीच में हुई थी। और घर के मेन डोर पर कोई फोसेंटी के निशान नहीं थे। शायद कातिल नरेश के जानने वाला था। कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन कब तक आ रही है? कल तक आ जाएगी सर। रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर ये देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट इनकंक्लूसिव है। हो सकता है रिया को नरेश से पहले मारा गया, लेकिन डिफरेंस सिर्फ 1 घंटे का है। तो क्या मेन टारगेट रिया थी? इसमें बताने वाली क्या बात है? हम लोग ऑफिशियली अलग हुए थे और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। हम सबके बीच में वैसे भी सब ठीक ही चल रहा था। पार्थ की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था आप लोगों के बीच, और आप कह रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था? देखिए, आपको मुझ पे शक है ना, तो पहले जाइए सबूत लेके आइए, फिर बात करेंगे हम। तो हम ले ही आएंगे। पहले ये बताइए कि विनाश कहाँ है? ऑफिस गए। सर नरेश की सीडीआर में किसी ललिता चौहान नाम की लड़की का नंबर मिला है। काफी बातें होती रहती थी उससे। वैसे ललिता तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मैं और मेरी मम्मी। और आपकी? सेम, मैं और मेरी मम्मी। किसी दिन मेरी मम्मी से मिलवाऊंगा मैं तुम्हें। श्योर। देखो ललिता, मुझे गलत मत समझना, मैं एक दोस्त की तरह मिलने आया हूँ तुम्हें। और ये ऐप पे जो अकाउंट है ना, वो मैंने नहीं बनाया था, मेरे दोस्त ने बनाया था मेरे नाम से, और ऑलरेडी मेरी एक मंगेतर है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। आप RM सहानी कॉलेज में प्रोफेसर थे ना? हाँ। मैं वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो क्या आपकी कुछ मदद मिल सकती है? अरे बिल्कुल करूंगा। वहाँ के प्रिंसिपल तो मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, मैं बात करता हूँ उनसे। तुम सिर्फ इंटरव्यू दे के आना। थैंक यू सो मच। क्या? लेकिन नरेश जी की माँ तो है ही नहीं। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे अपनी माँ की फोटो दिखाई थी और वो उनसे मुझे मिलाने भी वाले थे। अच्छा, तुम्हें नरेश जी ने कभी कुछ और बताया, या फिर उनके बारे में कोई ऐसी बात जो इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प कर सके? पता नहीं आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, पर नरेश जी ने बताया था कि उनका एक भाई है। क्या नाम है उसका? हाँ, अविनाश। वो थोड़े अजीब हैं, अडल्ट साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। हेलो, क्या? ओके, मैं आती हूँ। तुमने सीधे डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट डाल दी। अरे तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था ना। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ नीतू ने रिया को मारा है? लगता नहीं है मैडम, मुझे यकीन है, क्योंकि उस दिन नीतू यहीं खोपोली में थी। तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया था?
बेटी की लाश हाथों में थी मैडम। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तो जब याद आया था तब पुलिस स्टेशन आना चाहिए था ना। तुम तो पहुंच गए सीधे डीसीपी ऑफिस। हम गरीबों की कौन सुनता है मैडम। और मैं देख रहा हूँ आप लोग सिर्फ नरेश भाई की मर्डर की जांच कर रहे हैं। आप लोग ये मान चुके हो कि जो कुछ हुआ है वो नरेश भाई के लिए हुआ है और उसमें मेरी बेटी रिया की जान गई। लेकिन इसका उल्टा हुआ है मैडम। रिया को नीतू ने मारा है और उसमें नरेश भाई मरे। हाँ सुनो, एक नंबर ट्रैक करो, अर्जेंट है। नीतू शर्मा नाम है, नंबर भेजती हूँ मैं। चलो सर, मैंने नरेश की पिछले 2 साल की सीडीआर स्टडी की तो एक बात पता चली। नरेश का एक नेबर है प्रताप वर्मा, उससे काफी बातें होती थी उसकी। और सर सीडीआर में एक और बात पता चली, ये नरेश की फैमिली उससे 1 साल पहले ही टच में आई। 1 साल पहले तक तो किसी को नरेश से कोई मतलब नहीं था। पर ये 1 साल पहले अचानक से नरेश की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सबको उसके प्रति प्यार जाग गया? Anyway, नरेश की माँ का कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर, मैंने फैमिली से पूछताछ की। उनका कहना है कि 20 साल पहले उसकी माँ मर गई थी। तो फिर नरेश ने अपनी माँ बताकर ललिता को फोटो किसकी दिखाई? रोक। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी रिया को वापस लेने आई थी। 3 साल बाद। और तुम्हें क्या लगता है तुम रिया को लेकर जाती और तुम्हारा नया हस्बैंड उससे एक्सेप्ट कर लेता? सुधीर को मैं शादी के पहले से पसंद करती हूँ। कपिल से बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो मुझ पर हाथ उठाता था। सुधीर रत्नागिरी से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आता था। उसी दौरान रिया हुई। तो क्या रिया तुम्हारे और सुधीर की बेटी है? हाँ। ये बात कपिल को पता है? पता नहीं, पर रिया से मेरी फोन पर बातें होती रहती थी। उसने बताया पिछले महीने कपिल ने उसका ब्लड टेस्ट करवाया था। सर, मैंने रिकॉर्ड चेक करवाए हैं। 3 हफ्ते पहले कपिल ने अपना और रिया का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसमें ये कंफर्म हुआ है कि कपिल रिया का फादर नहीं है। व्हाट? कपिल को उठाओ और तब तक नरेश के मोहल्ले में जाकर ये पता करो कि नरेश कैसा आदमी था। नरेश को इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज था। वो डिजिटल कॉइन्स के दाम बताओ जो बढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। नरेश ने 2014 में डिजिटल कॉइन्स में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अभी 2021 में उसने उन्हीं कॉइन्स को बेचा 34 करोड़ रुपए में। 34 करोड़? कहाँ ये 34 करोड़? हमने तो उनका बैंक अकाउंट चेक किया था, उसमें तो कुछ भी नहीं मिला। अबे 34 करोड़ कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नरेश के रिश्तेदार जो उसके पीछे दुम हिलाते घूम रहे हैं वो सिर्फ उस 34 करोड़ के लिए। 34 करोड़ ना नरेश के बैंक अकाउंट में है और ना ही उतना पैसा उसके घर में मिला। हाँ सर, पूरे 34 करोड़ रुपए गायब है। आखिर इतना सारा पैसा उसने रखा कहाँ होगा? और सर 1 साल से इतना पैसा रखना क्राइम को खुला इन्विटेशन देने के बराबर है। सर, कपिल फरार हो गया है। उसके घर में ताला लगा है और नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ललिता सही बोल रही थी। मैंने नरेश के ऑनलाइन ड्राइव से ये फोटो रिकवर किया है। पता करो कौन है ये औरत। यस सर। ये थी धोखेबाज नंबर 104। तो नरेश की बेटी पल्लवी, उसका एक लड़की के साथ अफेयर है। व्हाट? हाँ सर, सुनिधि नाम है उसका। ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है। यहाँ वाशिम में परिवार के साथ रहती। दोनों लिव इन में रहते हैं। नरेश ने इन दोनों को अलग करने की भी कोशिश की थी। देखो सुनिधि, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, अच्छी फैमिली से। मेरे दोस्त प्रताप का बेटा है, वकील फैमिली से। पापा, आई डोंट बिलीव दिस। मुझे लगा आप यहाँ पे मेरे और सुनिधि के रिश्ते को एक्सेप्ट करने आए, लेकिन आप तो हमारे रिश्ते को तोड़ने में लगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बाप हो तुम्हारा, फिक्र है तुम्हारी, इसलिए ये गलती तुमसे होने नहीं दूंगा मैं। मेरे जीते जी ये शादी हो नहीं सकती। ठीक है, फिर आप मेरे लिए मर गए। चल सुनिधि। लवी,
यार नरेश अंकल ने पापा को फिर से फोन किया था। लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है, उन्होंने मुझे लड़का देखने के लिए बुलाया है। तू फिक्र मत कर, मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। सर, अविनाश के सीडीआर के मुताबिक 31 मार्च की रात को उसका फोन रात 9 बजे से 12 बजे तक बंद था। 9 से 12 के बीच में फोन बंद था। नरेश और रिया का मर्डर भी इसी बीच में हुआ। मतलब पॉसिबल है कि उस रात को अपने घर गए ना हो। उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे, कहाँ गए थे? सूरज, अविनाश को उठा लो। और रेखा का क्या हुआ? उसकी माँ है? नहीं है सर, 6 साल पहले गुजर गई और अब रेखा का फोन भी बंद आ रहा है। उसके पास 3 नंबर हैं, तीनों ट्रैकिंग पे डाले, लेकिन तीनों के तीनों बंद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेखा ने ही नरेश का मर्डर किया और उसका सारा पैसा लेकर फुर्र हो गई? शतरंज के खेल में रानी सबसे ज्यादा चालबाज होती है। सूरज, अपने सारे खबरों को एक्टिव कर दो, जितनी फोर्स चाहिए लगा दो, लेकिन रेखा मुझे जल्द से जल्द लॉकअप में चाहिए। अविनाश को तुरंत अरेस्ट करो, इससे पहले कि वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। वो याद आया? हाँ, वो 34 करोड़ वाली बात। मुझे पता था कि भैया के पास 34 करोड़ रुपए हैं, पर मैंने नरेश भैया का मर्डर नहीं किया सर। 31 मार्च की रात को अपना मोबाइल फोन बंद करके कहाँ गया था तू? वो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त का नाम और नंबर बोल। बंसी नाम है उसका, नंबर मेरे मोबाइल में है, मैं देख के बताता हूँ आपको। उसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर है हमारे पास 733219। रेखा का नंबर है ये। क्राइम की रात को रेखा अपने क्लाइंट से मिलने गई थी और वो क्लाइंट तू। क्या रेखा, इतना बड़ा हाथ मार लिया फिर भी चिंदीगिरी करने आ गई? राजा, तू ना मेरा कस्टमर है और अब तक करोड़पति बनी नहीं हूं मैं। आज जब बन जाऊंगी तब सोच लूंगी ना। चल, टाइम खोटी मत कर, जो करना है वो जल्दी कर। रेखा और तू दोनों नरेश से जुड़े हुए थे और क्राइम की रात को तुम दोनों साथ में थे। ये बात छिपाई क्यों हमसे? सर, माना कि ये बात मैंने आपसे छुपाई, पर अब तो आपको पता चल गई ना। हाँ, मैं एक अनलॉयल हस्बैंड हूँ, धोखेबाज भाई हूँ, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने नरेश भैया का मर्डर किया है। क्राइम वाली रात को तू होटल से 1 घंटा पहले निकला था, कहाँ गया था? सर, एक मिनट। सर, जैसे ललिता ने कहा था, मैंने अविनाश की सर्च हिस्ट्री कंगाली। अविनाश डल साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं रैंडमली डार्क वेब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे ये वीडियो मिला। कौन है ये लोग? ट्रैक किया जा सकता है इनको? पॉसिबल है, पर टाइम टेकिंग है सर। लेकिन मुझे आपको और एक चीज़ दिखानी है। ये देखिए, उस वीडियो के बाद मैंने थोड़ा और सर्च किया तो मुझे ये साइट मिली, जो कि नरेश के मरने के 3 दिन बाद बनाई गई थी, और इसी पे वो दोनों वीडियो अपलोड किए गए थे। ये देखिए, नरेश का वीडियो। कैसा पनिशमेंट है? और वो जो दूसरा वीडियो बता रहे थे वो? हाँ सर। मंजू, ये वही लड़की है ना जिसके साथ नरेश चैट करता था? हाँ सर, ललिता, और इससे मैंने बात भी की थी। विपुल, ये वीडियो जिसने अपलोड किया है उसको ट्रैक करने की कोशिश करो। ये बंदा जल्द से जल्द चाहिए मुझे। ओके सर। मेरा नाम कपिल गुप्ता है, मैं खोपोली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। सर, अपलोडर का आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया है। ये देखिए, ये वीडियो आज सुबह ही अपलोड हुई है। धोखेबाज की तलाश जारी है। अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है तो उसका प्रोफाइल हमें भेजिए, उसकी सजा हम तय करेंगे। ये तो खुलेआम सुपारी उठा रहा है। नहीं सर, हर कोई डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस क्या है? शॉकिंग है सर, ये देखिए। ये मास्क तुम्हारे घर से मिला है और डार्क वेब का जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हारे फोन का है। देखो क्या वीडियो है यार, देखो भी कैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सर, हम लोग सिर्फ फेक मर्डर सीन शूट करते थे,
वायरल होने के लिए। हमने नरेश का मर्डर नहीं किया है। तो तुम अपने फादर को उनके नाम से बुलाते हो? मेरा कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है। इस लड़की के साथ क्या किया? कौन है ये? हम नहीं जानते। ये बच्चे नरेश का मर्डर करेंगे मुझे नहीं लगता। नरेश का मर्डर बहुत ही ब्रूटली हुआ है, इनके बस की बात नहीं है। सर, वो बूढ़ी औरत, उसको ट्रेस कर लिया है, लोकेशन मिल गई उसकी। गुड। कपिल की लोकेशन मिली? नहीं सर, कपिल अभी भी फरार है। चलो तब तक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। ओके सर। सर, उस बूढ़ी औरत को ओल्ड पुणे हाईवे पे देखा गया है। माता जी उठिए। मैंने समझाया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने जब झूठ बोलने के लिए कहा था तभी मैं समझ गई थी जरूर इसके साथ कुछ होने वाला है। कैसा झूठ लाजू? माँ ये देख, कुछ कपड़े लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? अच्छे है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, कब तक तू ऐसे सड़कों पे पड़ी रहेगी? चलना घर चलना। अरे बाबा, अपने घर की महाभारत झेल चुकी हूँ मैं। बेटा और बहू ने सड़कों पे फेंक दिया, अब तेरे घर की महाभारत झेलूं? मुझसे नहीं होगा। अरे माँ, मेरे घर में महाभारत होने के लिए घर में कोई होना भी तो चाहिए। क्यों? पैसों की बात सुनकर कोई नहीं आया? सोचा था 34 करोड़ का झूठ बोलूंगा तो सारे दौड़े चले आएंगे, सारे साथ में रहेंगे, फैमिली साथ रहेगी, अच्छा लगेगा। तो कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें प्यार नहीं है मुझसे, पैसों के लिए फोन करो, दिखावे के लिए फोन करो। तो क्या वो क्रिप्टो की 34 करोड़ वाली बात झूठ थी? और नहीं तो क्या। अरे साहब, 34 करोड़ होते तो राजा की तरह नहीं रहता। आखिर किलर आया किसके लिए? मंजू, जो दूसरा अपलोडर था उसकी कोई अपडेट? ललिता की लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं। अगर उसकी लास्ट लोकेशन पता लग जाए तो शायद हम दूसरे अपलोडर तक पहुंच जाए। सर, एक और बार, कपिल ने अभी एक वीडियो अपलोड किया है ऑनलाइन, जिसमें उसने पब्लिक से गुहार लगाई है कि पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। तो फिर भागा क्या कर रहा है? रिया, ये ले, ये नरेश अंकल को पैसे लौटा दे। अभी? हाँ अभी, और वहीं पे सो जाना। बाबा, मुझे आपके साथ रहना है। बोला ना तुझे एक बार, समझ में नहीं आता? जा। मंजू, मेरे कैबिन में। मंजू, ये देखो, इस साइड पे जितने भी वीडियो हैं उनमें जो मास्क है उसमें साइड लॉक नहीं है। और ये ललिता वाला वीडियो देखो, इसमें जो मास्क है उसमें साइड लॉक है, मतलब दोनों मास्क अलग है। और मुझे ये पता करना है कि ये दोनों मास्क कहां से खरीदे गए। सर, सूरज सर उसी में लगे हुए हैं। और ये ललिता वाला वीडियो ना, जरा ध्यान से देखो। ललिता पर पेट्रोल डाल के जलाया गया। जब भी किसी जिंदा इंसान को जलाया जाता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, इधर उधर भागता है, लेकिन ललिता की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही। तो क्या ये साउंड फेक है? सर, ये मास्क ऑनलाइन खरीदा गया। ये देखिए, ये है बायर्स की लिस्ट। और सर, ये हाईलाइटेड नाम देखिए। मंजू, लोकेशन ट्रैक हो गई है, मैंने तुम्हें डिटेल्स भेज दी। कौन? रूम सर्विस। खेल खत्म
बताती हूँ सर मैं एक एक्टर हूँ। मराठी सीरियल में छोटे मोटे रोल प्ले करती हूँ। उसने मुझे बोला एक रोल प्ले करना है। सुन के मैंने शुरुआत में मना कर दिया सर, शपथ। पर फिर घर का रेंट और खर्चे तो मैंने कर लिया सर। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के दाम बताओ जो बढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। अंकल, नरेश के भरोसे का खूब फायदा उठाया तुम लोगों ने। धोखा तो उसने दिया था मुझे। डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट करके उसने 34 करोड़ रुपए बना लिए और मुझे गलत कॉइन बता दिया। चलता था मुझसे कि कहीं मैं अमीर ना हो जाऊं। अरे किसी काम के लिए उससे कुछ पैसे मांगे तो मना कर दिया उसने मुंह पे। वो वीडियो बनाने का क्या मतलब था? वो पार्थ ऐसे वीडियोस बनाता है, मुझे पता था, तो ऐसे वीडियो बना के मैंने डार्क वेब पे डाला आप लोगों को मिसलीड करने के लिए। बस सर, इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। हमें 34 करोड़ हमारे पास नहीं है सर। होते कैसे? क्योंकि नरेश के पास 34 करोड़ रुपए थे ही नहीं। उसे कोई डिजिटल कॉइन्स नहीं बेचे थे। ये एक झूठी कहानी थी। तो पापा ने हमारा प्यार पाने के लिए झूठ बोला और इस वजह से हुआ पापा का मर्डर। हाँ, प्रताप, आशीष और ललिता को हमने मर्डर और साइबर फ्रॉड के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। देखो, ये क्राइम भले ही उन्होंने किया, पर इस क्राइम को हवा तुम लोगों ने दी। तुम लोगों का प्यार पाने के लिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी और वही कहानी सबको बोली। उन्हें लगा शायद पैसों का लालच, पैसों की भूख तुम लोगों को उनके पास वापस ले आएगी, पर वो गलत थे, क्योंकि तुम लोग तो लौटे ही नहीं। और उस झूठी कहानी ने गिद्धों को निमंत्रण दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे। और उनके साथ वो बच्ची रिया भी बेवजह मारी गई। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपनों के साथ बहुत प्यार से गुजारिए। कभी उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। मैंने तेरे लिए स्पेशल भिंडी मसाला बनाया है। आप भिंडी पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई तू। हाँ, ये बिंदिया रोज मार्केट में 4 से 4:30 के बीच में आती थी। क्या रे, क्या चल रहा है? पूरे खाने पे मक्खियां घूम रही है। ये वड़ा भजिया इसको ढक्के क्यों नहीं रखा? लगता है तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी ऊपर। अरे साहब, धंधे के टाइम पे कशाला बूमा बूम करता है क्या? मेरी बड़े साहब से बात हो गई है, वो इधर ही अपनी गाड़ी पे वड़ा पाव खाने आते। पता है मेरे को, शानपत्ती मेरे को मत सिखा। साला फुकटिया। क्या रे? हाँ, कामचोर कहीं की। हो गए सारे काम? हाँ मामी, हो गए। मामा को नाश्ता दिया? नहीं, वो बाथरूम में। मैं उनके आने तक अपना नाश्ता खत्म कर लेती। जब तक इस घर में हम दोनों नाश्ता या खाना नहीं खाएंगे ना, तब तक तू भी नहीं खाएगी, समझी? मामी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे भूख लग रही थी। ए, काम तो तुझे करने ही पड़ेंगे, वरना इस घर से निकाल दूंगी। जा जाके मामा को नाश्ता दे और मेरे लिए अदरक वाली चाय बना। जा। हाय हाय, क्या चल रही तू बिंदिया रानी? अरे जरा रुक, कितना भाव खा रही है? सुनना, आज शाम के पिक्चर के 2 टिकट है। मस्त पैकी मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। चलती क्या? पॉपकॉर्न नहीं पसंद तो कोल्ड ड्रिंक दिलाऊंगा। तू थोड़ी ठंडी हो जा, मैं थोड़ा गर्म होता हूँ। आज के लिए एडजस्ट करना। आज हील वाली सैंडल नहीं पहनी, चप्पल पहनी है। एडजस्ट कर लेगा ना राजा? ए, ज्यादा नाटक मत कर, समझा ना? ज्यादा नाटक मत कर, इधर ही सबके सामने पीटूंगी और मुझे फिर से छेड़ा ना तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी सीधा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा। और एक बात ना, कान खुल के सुन ले, वो मेरी नहीं होगी ना तो किसी की नहीं होगी। उठा के लेके जाऊंगा।
चल निकल। आया बड़ा, तेरे जैसे 36 देके ये बिंदिया किसी से डरती नहीं है। मैं दिन भर काम करती हूँ, मामी की गाली खाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उनकी भांजी नहीं, उस घर की नौकर हूँ। मुझसे अब और ये नहीं सहा जाता। सुहास, हम भाग चलते हैं ना यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या शांत हो जा। सुप्रिया, तुझे क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है तुझे ऐसा रोज रोते हुए देखना? अरे खून खोलता है मेरा जब तेरे मामा मामी तुझसे ऐसा बर्ताव करते। तो हम यहाँ से भाग चलते हैं ना। पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती हम कहीं नहीं भाग सकते। अरे ये क्राइम है, हम भाग भी गए ना तो पुलिस हमें तुम्हारे मामा मामी के पास लेके जाएगी और वो तुम्हें और टॉर्चर करेंगे। और एक बात याद रखना, जो डरता है ना सब उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सुहास, टाइम क्या हो रहा है? हुशीर जाला मैं चलती हूँ, बाय, कल मिलती हूँ। कुछ चाहिए स्मिता? मार्केट जा रहा हूँ। 100 साल उम्र है आपकी। बाप रे, इतनी उम्र? नको रे बाबा नको, पहले से ही है ऐसी जिंदगी, और जिंदगी नहीं चाहिए ऐसी। अरे काका ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप बहुत अच्छे हो। पता है आई कहती है जो लोग अच्छे होते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, कुछ लाना है मार्केट से? मैंने लिस्ट बना के रखी है और पैसे भी लेके आती हूँ। हाँ। इस लड़की को भी नहीं समझता। अरे बच्ची है वो। बच्ची? अरे 16 साल की हो गई है। और इस सुधीर की नजर पता है ना तुझे कैसी है? ये ले वड़ा पाव। क्या रे तू वड़ा पाव पे जीता है क्या? रोज आता है इधर खाने को? अरे मेरी बात सुन, दाल चावल भी खाया कर। ये मैदा ना अंदर पेट में जाकर गुठली बन जाता है, समझा? ए माई चल, मैं निकलती है, स्मिता को टिफिन देने का ना। अच्छा सुन, उस मुन्ना से ना बचकर रहना, वो तुझे उठाकर ले जाने की बात कर रहा था हलकट। अरे माई तू टेंशन मत ले, वो मुन्ना को तो एक दिन भगवान उठाएगा। चल मैं निकलती हूँ, संभाल के जाना। हाँ। स्मिता आ रही हो ताई? ये ले तेरा टिफिन। अरे ताई बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ। कोकम शरबत बनाया मैंने। अरे नहीं नहीं, रोज रोज कोकम शरबत पीऊंगी तो जुबान मीठी हो जाएगी, और मेरे धंधे के लिए जुबान मीठी नहीं तीखी मिर्ची लगती है। ताई तू कमाल आहेस माहिती है मला। चल मैं आती हूँ, माई अकेली है धंधे पर। ये क्या खाना है? कौन ऐसे रोटी बनाता है? ये जली हुई रोटी ना तू खाएगी। मैं नहीं खाऊंगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वर्तक नगर के पास की नदी से अभी अभी एक लड़की की लाश बरामद हुई है। अभी अभी आई ताजा सूत्रों के अनुसार एसआईटी की टीम मुंबई से इस केस को हैंडल करने के लिए निकल चुकी है। दिस इज मिताली पुरोहित विद कैमरामैन सनी सिंह, कल तक न्यूज। सर कौन हो सकता है जो लड़कियों को अगवा कर रहा है और मार रहा है? आप इस केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैडम हम पुलिस वाले हैं, ज्योतिषी नहीं। कातिल कौन हो सकता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे, है ना? नाउ एक्सक्यूज मी मैडम। सर आप कुछ इस केस के बारे में कहना चाहेंगे? कोई सस्पेक्ट मिला? शांत हो जाए, शांत हो जाए। जो कुछ भी ऑफिशियल होगा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी। हाँ, तब तक आप यहाँ खड़े रहिए प्लीज। ऐसा ही रघुवीर सर पीआई सुने सर, आपके कहने के मुताबिक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा। उस लड़की की पहचान हो गई है सर, सुप्रिया राणे नाम है उसका। उसके मामा और मामी ने उसके मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई है सर। अच्छा यस सर। क्या लगता है अर्षा? सर बहुत बेरहमी से मारा गया है उसे।
पूरे बॉडी पर बर्न मार्क्स है। सर इतना वैशीपन कोई कैसे कर सकता है? अगर दिख जाए ना सर तो मैं गोली मार दूंगी उसे। खुद पर काबू रखो हर्षा, हम पुलिस वाले हैं, हमें जिम्मेदार समझकर बंदूकें दी जाती है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो और इसकी रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। सुने सर, लड़की के मामा मामी से मिलना होगा। कहाँ रहते हैं? सर सुप्रिया मेरी बहन की बेटी थी। मेरी बहन और जीजा जी 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में चले गए, तब से मैं ही सुप्रिया को संभाल रहा हूँ। हाँ सर, अब आप तो इस घर की हालत देख रहे हैं। हम दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा होता है यहाँ। फिर भी हमने सुप्रिया को अपनी बेटी की तरह संभाला सर, लेकिन उसने कभी हमें अपना माना ही नहीं। और तो और घर से भाग जाने की बात करती थी सर। घर से भाग जाने की बात? किसके साथ? कोई बॉयफ्रेंड था क्या? सर आजकल के बच्चे माँ बाप को कहाँ सच बताते, वो भी छिपाती थी। मतलब कोई था? हाँ सर, वो सुहास जोशी नाम है उसका, उसी ने कुछ किया होगा सर। अच्छा सर इनसे सुप्रिया के बारे में हर डिटेल्स ले लेना और उसके कमरे की तलाशी। सर ये सुहास जोशी से मिलना होगा। नाबालिग लड़की थी, प्यार का वास्ता देके भगाया होगा। ये सुहास जोशी मुझे 1 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में चाहिए। अरे नहीं सर, वो झूठ बोल रहे हैं। उल्टा वही लोग उससे नौकर की तरह काम करवाते थे। आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप उनके पड़ोसियों से जाके पूछ लीजिए। सर सारे मोहल्ले को पता है कि सुप्रिया के माँ बाप ने उसके लिए 15 लाख की एफडी और 5 लाख का सोना रखा था। उसी के इंटरेस्ट पे इनका घर चल रहा है सर। ये अनिल और मंगल कहीं काम वाम नहीं करते क्या? अरे क्या काम करेंगे सर, वो अनिल 1 नंबर का बेवड़ा है और वो मंगल कुछ नहीं करती, दिन भर घर पे बैठी रहती है महारानी की तरह। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सुप्रिया के पैसे के ऊपर इनका घर चलता था, फिर सुप्रिया को परेशान क्यों करते थे? अरे उसके पैसे के ऊपर तो लाइफ बन जाती थी उनकी। सर डर लगता था उन्हें, क्योंकि अगर सुप्रिया 18 साल की हो गई तो सारा पैसा और सोना उसके नाम पे हो जाता ना, इसलिए 18 की होने से पहले उसको मार दिया। तू अपने किसी अंकल के साथ रहता है ना? नहीं हाँ मतलब वो अभी पुणे में रहते, अभी वीकेंड पे आते हैं कभी कभी मिलने। और तू? मैं गारमेंट शॉप में काम करता हूँ। देख सुहास, तू खुद को सही और उनको गलत बता रहा है। इस सही और गलत के बीच में ना सच छुपा होता है। अगर मुझे बाद में पता चला कि सच कुछ और है तो मेरा वादा है, कोर्ट जाने से पहले मैं तेरा हिसाब करूंगा। समझिया? हाँ सर। विराट छोड़ के कहीं जाना नहीं, चलेगा? क्या लगता है सर, सच बोल रहा होगा ये? शायद हाँ शायद ना। सर, विरार ईस्ट पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उन्हें 6 दिन पहले एक लाश मिली थी देशमुख गली के पास वाले तालाब में। सर बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज थी। मेल या फीमेल? फीमेल। उस केस की पूरी डिटेल्स और फाइल अपने पास मंगा लो। सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। लो सर, वड़ा पाव लो, हमारे यहाँ का फेमस वड़ा पाव है। क्या कर रहे हो खड़े खड़े वहां? आओ वड़ा पाव खाओ सबके साथ। नहीं सर, थैंक यू। सर मुझे लगता है सीरियल किलिंग का मामला है। दोनों लड़कियों की लाशें नदी के आसपास मिली और दोनों की उम्र 16 से 24 के बीच की थी। सर विरार ईस्ट पुलिस को 6 दिन पहले जो बॉडी मिली, इस फाइल की स्टडी की है मैंने। बीएम रिपोर्ट? बॉडी पर इंजरीज थी, बर्न मार्क्स थे, उसके बाल उखाड़े गए थे, एंड सर वो 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। सर ये देखिए, सेम पैटर्न, सुप्रिया को भी 1 मार्क्स थे। सर मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन इस लड़की के कपड़े और डिस्क्रिप्शन देखकर ऐसे लग रहा है कि ये लड़की योगिता कंडा रही है, जो 2 महीने पहले गायब हुई थी। खान, तुम्हारा शक सही होता नजर आ रहा है। ये सीरियल किलिंग का मामला हो सकता है। टॉर्चर करने का तरीका एक, मर्डर का पैटर्न एक, और एरिया भी एक। ये योगिता का घर कहाँ है? टॉपर है हमारी योगिता।
सर हम उसे बहुत पढ़ाना चाहते थे ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाए। सुनने में आया आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। सर बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है ना। योगिता का कोई बॉयफ्रेंड या अफेयर? शायद एक बॉयफ्रेंड है। क्या नाम है उसका? मनोज शिंदे। उसने कहा था कि उसका दोस्त है जीई कोचिंग क्लास से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन दोनों के बीच में कुछ था। जिस दिन योगिता मिसिंग हुई उस दिन उसके कोचिंग क्लास में उसका पेपर था। जब वो टाइम से घर नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया, तभी उसका मैसेज मुझे आया। उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही है, उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। उसने कहा और आपने मान लिया? नहीं सर, लेकिन हमने पुलिस को भी ये बात बताई थी और उनसे कहा कि जैसे उसका पता चले वो उसे घर पे ले आए। सर वो बालिग थी और अपनी मर्जी से बाहर गई थी। उसके लास्ट मैसेज से ये क्लियर होता है। सर किस बेसिस पे हम इनकी कंप्लेंट लेते, फिर भी हमने इनसे पूरी जानकारी ली और बेसिक इंक्वायरी भी कर ली थी। लेकिन आज अचानक सब आप यहाँ, मेरी बेटी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? मैडम आप इसे पहचानती हैं? ये सब तो मेरी योगिता का है। मेरी योगिता कहाँ है? देखिए हमें एक बॉडी मिली है विरार के एक तालाब में। ये कपड़े और गहने सर ये सब ना उस मनोज ने किया है। उसे छोड़ना नहीं सर, उसे फांसी देना सर। मार डाला मेरी बेटी को। सर समझ गया क्या करना है। सर योगिता तो मेरी बहन जैसी थी सर, उसका बॉयफ्रेंड तो कोई और है। कौन है? नाम पता है तुझे? वो नहीं पता सर मुझे। भाई बहन का रिश्ता है ना, तो बहन का बॉयफ्रेंड कौन है पता नहीं तुझे? सर दोस्ती में प्राइवेसी होती है ना। अच्छा कुछ नहीं था तुम दोनों के बीच, फिर इतने सारे कॉल्स क्यों है तुम्हारे बीच? मैडम वो मेरे से सब बातें शेयर करती थी, इसीलिए जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन तू भी गायब हो गया। बता कहाँ? बता। अच्छा मैंने कहा ना गुस्से पे काबू रखो। अरे बताएगा, अच्छा बच्चा है ये, स्कूल में टॉप करता है। सर मुझे कुछ नहीं पता सर योगिता कहाँ पे है। जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन मैं कोटा चला गया था अपने दोस्तों के पास सर। वहाँ पे एक फेमस कोचिंग क्लासेस में मेरा एडमिशन हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता सर। अरे हीरो, तेरी हर चीज एक टाइम पे पूरी हो रही। तो क्या भगवान की आकाशवाणी है करे? अब तो बेटा तेरा हर स्टेटमेंट क्रॉस चेक होगा, तब तक तू अंदर ही रहेगा, समझा? खान इसका डीएनए लेके योगिता से मैच करो। ओके सर। सर मैं ऐसा मत करो सर, मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। तू अंदर रह के पढ़ाई कर लेना बेटा, वहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा तुमको। खान इसकी किताबें लाओ। मुबारक हो बेटा, अंदर आने का इंटरेस्ट पास हो चुका है। बंद करो। सर मेरी बात सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बिंदिया 11 बज गए, अभी तक तू यही है? तूने अभी तक गाड़ी बंद नहीं की? जानती है ना अपनी बस्ती में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? अरे माई, तेरी बेटी बिंदिया है, बिंदिया। तेरी बेटी बिंदिया ना किसी से डरती नहीं है। ये देख। अरे बाप रे, अंदर रख। हाँ ठीक है माई, लेकिन तू डर मत ना। ये देख, तेरी बेटी है ना बेटी, वो लड़की नहीं है, वो फायर है, फायर। अगर किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की ना तो वो जल के खाक हो जाएगा। योगिता का फोन कोटा राजस्थान गया और फिर वहां जाके स्विच ऑफ हुआ। हम उसका नंबर अभी भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मतलब ये योगिता मनोज के साथ राजस्थान गई, फिर कोटा जाकर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फोन राजस्थान में स्विच ऑफ हुआ और लाश यहाँ विरार में मिली। ये थ्योरी कुछ सही नहीं लग रही है। कोटा जाके मनोज का स्टेटमेंट रीचेक करो। जी सर। सर मैंने भी मार्केट में जाके पूछताछ की सर। ये लोगों का कहना है उस दिन सुप्रिया किसी गाड़ी वाले के साथ बात कर रही थी। कोई तो सिल्वर ग्रे वैन में बैठा था, मगर सर नंबर याद नहीं है। ये सिल्वर ग्रे वैन वहां के आसपास के एरिया में ढूंढो सर। और मनोज ने कहा था कि योगिता का कोई और बॉयफ्रेंड था, उसे इस बारे में कहां से पता चला ये भी देखो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी के अफेयर के बारे में जानकर कुंदना और विलास ने उसको मार दिया हो सकता है। इनकी कुंडली भी लेकर आओ सर। अच्छा
ये सुप्रिया और योगिता, इन दोनों का सोशल अकाउंट चेक करो। हो सकता है हमें उसका बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर मिल जाए। यस सर। और योगिता ने अपने पेरेंट्स को लास्ट मैसेज जहां से किया था वहां की लोकेशन भी मुझे चाहिए। राइट सर। लेट्स मूव। कम। अरे अच्छा वो छोड़, ये ले 4 वड़ा पाव। इतने? ताई आप ना मुझे मोटा करके ही सांस लेंगी। अरे नहीं नहीं, माई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज वो टिफिन नहीं बना पाई, तो इसी से काम चला लेना। सॉरी। सॉरी क्यों ताई? और हाँ, आज रात का खाना काकी के लिए मैं ही बना कर लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, पता है ना बस्ती का माहौल ठीक नहीं है। और एक बार माई को ठीक हो जाने देना, फिर मैं और माई दोनों आएंगे तेरे यहाँ दावत करने। पक्का आना ताई? अरे पक्का आऊंगी। चाय भी देखती हूँ तेरी। सर योगिता और सुप्रिया दोनों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है ही नहीं। सुहास के स्टेटमेंट से ये तो क्लियर है कि सुप्रिया की कोई सोशल लाइफ नहीं है। योगिता तो अपने पेरेंट्स के ड्रीम को जी रही थी। सर देखा जाए तो ये दोनों लड़कियां अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। ये योगिता अपने माँ बाप से और ये सुप्रिया अपने मामा मम्मी से परेशान थी। शायद इसी बात का किसी ने फायदा उठाया हो। इनका खून एक ही है, कंफर्म। और सुहास? उसके मालिक का कहना है सीधा साधा लड़का है, क्लीन लग रहा है सर। सर इस एरिया में 2 ग्रे सिल्वर कलर की वैन है, दोनों सामान डिलीवरी के लिए बाहर गई है, वापस आते ही कार्रवाई शुरू करेंगे। गुड। हमें इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना होगा, नहीं तो पता है ना आजकल की मीडिया के बारे में, हाँ? हर बात का बतंगड़ बना देती है, ब्रेकिंग न्यूज बना के। सर ये मैं दोनों एरिया की सीसीटीवी फुटेज लाऊं। मैडम एक मिनट। ये वैन सर योगिता के फोन से मैसेज आने के 10 मिनट पहले यहाँ से गुजरी थी। बाद में सर ये वैन दिखाई नहीं दी। लेकिन इस वैन का नंबर प्लेट नजर नहीं आ रहा। मैम इसके अलावा टोल नाका और हाईवे की फुटेज भी मंगवाइए। जहाँ से योगिता के फोन से मैसेज आया था पता करो वहाँ कोई बंद गैराज या घर है क्या, क्योंकि अगर ये एक ही आदमी है तो लड़कियों को बंदी बना के रखने की जगह भी एक ही होगी। साहब मेरी बेटी गायब हुई है, उसे ढूंढ लो वरना वो उसे मार देगा। मेरी बेटी पता नहीं। आप शांत हो जाइए, बैठिए, आराम से बात कीजिए, बैठिए। बेटी है मेरी। कब से मिसिंग है आपकी बेटी? कल शाम से मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, सारे दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा, वो किसी के पास भी नहीं गई, उसका फोन भी बंद आ रहा है। साहब उसे बचा लो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये कौन है? ये स्मिता है, हमारे पड़ोस में रहती है। ये बिंदिया किस टाइम निकली थी घर से? घर से नहीं, वो स्टॉल से। मेरी बेटी पूरा दिन स्टॉल संभालती है, दोपहर में बाजार में जाके वो सब सामान लेके आती है, लेकिन वो 4 बजे वापस आती है घर पे। कल नहीं आई तो मैं बहुत डर गई। बेटा तुम्हें कुछ पता है बिंदिया का कोई खास दोस्त या बॉयफ्रेंड? जी नहीं मैम। एक लड़का है मुन्ना, जो उसे बहुत परेशान करता है। उसने एक बार ये भी कहा था कि तू मेरी नहीं होगी ना तो किसी की नहीं होगी, उठा के लेके जाऊंगा। हर्षा इनसे बिंदिया की फोटो ले लो। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को जल्द ढूंढ लेंगे। आइए सर, ये तीसरी लड़की है। We have to act fast now। अच्छा गुस्सा हम सबको आ रहा है,
लेकिन इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, तभी उस तक पहुंच पाएंगे। इस बिंदिया के फोन का CDR और लास्ट लोकेशन निकालो और इस मुन्ना को पकड़ो। ये मुझे जल्द से जल्द यहाँ चाहिए। बिंदिया जिस रूट से मार्केट जाती है वहां की CCTV फुटेज निकालो। मैं इस वक्त प्रगति नगर में हूँ और यहाँ का माहौल दहशत से भरा हुआ है। प्रगति नगर से एक और लड़की गायब हो गई है। जहाँ मुंबई की SI टीम 3 लड़कियों की कातिलों को ढूंढ रही है, वहाँ पे एक और लड़की का गायब होना मुंबई पुलिस के लिए एक नई चेतावनी बनकर सामने आई है। चढ़े है चल 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 रे। सब क्या हुआ? कुछ नहीं, टाइम पास के लिए आए। रुक सर मैंने कुछ नहीं किया। ये मोबाइल। अरे सर मोबाइल। क्या हुआ सर? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं तो भाग क्यों रहा था? सर आप उनको पता था वो बिंदिया के गायब होने के बाद आप मुझे ही पकड़ेंगे। सर मैं प्यार करता था उससे, मैं क्यों मारूंगा? अच्छा तूने नहीं मारा? ऐसे नहीं बोलेगा, साला मारूंगी तो बोलेगा। शांत शांत हो। देख मुन्ना, सच सच बता दे, नहीं तो ये तुझे जान से मार डालेगी। उस दिन भी उसने देखने रोज की जगह पे गया था, लेकिन वो वहाँ आई नहीं। उसके बाद मैं वाड़ा पर गाड़ी भी गया, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं थी। बाद में पता चला वो गायब हो गई। फिर मैं डर गया सब। अम्मा कसम, मैं उसकी इज्जत करता था। ये तेरे फोन में लड़कियों की वीडियो जूम कर करके शूट किया तूने? हाँ शर्म नहीं आती तेरे को? सर मैं बोलता हूँ ना, यही सीरियल किलर है। सर क्या बोल रहे हैं? सर मैं तेरा अगला शिकार कौन है? लड़कियों के साथ क्या करता था तू? बोल। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। सर इसके हर विक्टिम के गायब होने के टाइम का मोबाइल लोकेशन टैली करो। जरा भी मैच हो तो इतनी मरम्मत करो कि सच बोल दे। स्मिता आज तो दिखे नहीं तो मुझे चिंता होने लगी, तो मैंने सोचा यहाँ आके देख लेता हूँ तो घर वापस आई कि नहीं। वैसे स्मिता तू इतनी घबराई हुई क्यों है? काका वो बिंदिया ताई कहीं चली गई और मिल ही नहीं रही है। अरे क्या हो रहा है अपनी बस्ती में? वैसे स्मिता ये देख, तू ज्यादा बाहर जाना बंद कर दे, और तुझे कुछ भी जरूरत होगी ना तो मुझे बोलना, मैं लाके दूंगा। काका बस बिंदिया ताई जल्दी वापस आ जाओ। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सर ये कल की मार्केट वाली CCTV फुटेज है सर। ये जो बिंदिया है ये मार्केट में डेली जाती थी। कल ये मुन्ना भी मार्केट में आया था, मगर बिंदिया दिखाई नहीं दी तो वो चला गया। मतलब बिंदिया मार्केट तक पहुंची ही नहीं? नहीं सर। सर मगर मैंने अलग अलग दिनों की CCTV फुटेज भी चेक की। ये बिंदिया रोज मार्केट में 4 से 4:30 के बीच में आती थी, मगर उस दिन आई नहीं सर। खान, ये वड़ा पाव की दुकान से लेके मार्केट तक की रोड पे जितने CCTV फुटेज हैं सब चेक करो। ओके सर। सर वो बस्ती से एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। बुलाओ। सर मेरा नाम सुहासिनी कदम है, मैं गली नंबर 4 में रहती हूँ। हमारे एरिया में स्मिता नाइक रहती है। सर मुझे ऐसा लगता है उसकी जान को खतरा है। सर स्मिता के पेरेंट्स तो बहुत साल पहले ही गुजर गए, तब से वो अकेली रहती है। हमारे एरिया में एक सुधीर नाम का आदमी रहता है, पैर से अपाहिज है, लेकिन उसकी नज़र बहुत ख़राब है सर। एक डिस्पेंसरी में वो वॉचमैन है, और मैंने ये भी सुना है कि उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। मतलब? सर वो स्मिता से मिलने रोज उसके घर जाता है। रोज तो वो घर के बाहर से बात करके चला जाता है, लेकिन आज तो वो सीधा घर के अंदर चला गया। सर ज़रूर वो स्मिता के साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है। सर मुझे ये भी लगता है कि बस्ती में जो लड़कियां गुम हुई है उसमें सुधीर का ही हाथ है। क्या? वो तो मेरी बेटी की तरह है सर, और आप तो जानते हैं कि लोगों को कहानी बनाने की आदत है। तू बहुत क्लोज हो रहा था ना स्मिता के साथ? सर बिना माँ बाप की बच्ची है,
तो थोड़ा बहुत तो लगा हो ही जाता है ना सर। चल चल चल, मान लिया तू सच बोल रहा है, फिर भी एक बात बता, महीने के हर 4-5 दिन गायब कहाँ रहता था? तेरा रिकॉर्ड चेक किया है, एक बार तू लड़की के मामले में अंदर जाके आया है। सर पिछली बार जो गलती हो चुकी है वो बहुत पुरानी है सर, लेकिन आप उसका यहाँ क्या कनेक्शन है सर? वो बात छोड़, ये बता कि 4-5 दिन तू गायब कहाँ रहता है? सर वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। क्या बोला बे? हाँ? क्या बोला? बाबू, अब पिटारा खुल चुका है, अब तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा ना? कस्टडी में ले लो उसको। चल तू, अबे चल। अरे सर काय आहे यांचं असं टेबल फॅन का झालाय? क्यों क्या हो गया? अरे बघितलं नाही का? अरे वो सर कब से औरतों को घूर घूर के देख रहे हैं। काम पे ध्यान दो, चाय पियो। अरे देखो सर, देखो। क्या बातें चल रही है तुम दोनों की? टेलर प्लीज। टेलर बोले तो? सर। अरे चलो सर चले। अच्छा टिम्स की फोटो दिखाओ। इन तीनों विक्टिम्स में एक बात कॉमन है, बताओ क्या? तीनों लड़की है सर। गणेश भाऊ, क्या बात, भारत सरकार से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, एक्सीलेंस इन पुलिस फोर्स। क्या गणेश, इन सारे विक्टिम्स ने एक तरह की ड्रेसेस पहनी हुई हैं, टाइट डेनिम जीन्स या शॉर्ट्स और टी शर्ट। सर लेकिन ये तो बहुत कॉमन ड्रेस है। लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर हर औरत और लड़की को देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनता है। मतलब ये सीरियल किलर डेनिम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए 16 से 24 साल की लड़कियों की तरफ आकर्षित होता है। हाँ शायद, तो शायद इसी एरिया में रहता है, इसीलिए उसको इन सब लड़कियों के बारे में इतना सब पता था। करेक्ट। एक काम करो, पता लगाओ कि इस बस्ती में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो ऐसी ड्रेसेस पहनती हैं। जी सर। हर्षा, उस स्मिता के बारे में पता लगाओ, वो जिस दिन पुलिस स्टेशन आई थी उसने भी ऐसी ही ड्रेस पहनी हुई थी। यस सर, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। यस सर वो मनोज ने सही कहा था, उसने 1 महीने के लिए कोटा में कहीं ट्यूशन लगाई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा है। और सर सुधीर की कॉल रिकॉर्ड्स भी आई है, जब जब वो गायब होता है तब उसके 2 ठिकाने होते, बुधवार पेट पुणे और मुंबई रेड लाइट एरिया। अच्छा, इसलिए ये कुछ बता नहीं रहा था। इसका मतलब मुन्ना सीरियल किलर नहीं है। अब ये सुधीर मनोज सुहास सीरियल किलर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसका अगला टारगेट बस्ती में रहने वाली कोई टाइट जींस टॉप पहनने वाली हो सकती है, शायद स्मिता। अच्छा ये स्मिता घर पे ध्यान रखो। संग्राम और गणेश भाऊ, आप दोनों बस्ती पर नजर रखेंगे। गाड़ी रोको। हेलो सर। सर स्मिता अभी अभी एक सिल्वर गिर गाड़ी में बैठ के गई है। कार का नंबर मैसेज करो, तुम बाकी टीम के साथ उसे फॉलो करो, हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं। हाँ सर। ए रुक, मुंबई पुलिस, गाड़ी का पीछा करना है। यस आशा। सर मैं हनुमान मंदिर के पीछे वाले रोड पे हूँ, यहाँ पे एक पुराना घर है, वो उसको अंदर लेके जा रहा है। मैं आपको लाइव लोकेशन भेजती हूँ सर। ओके।
हर्षा रुको। हर्षा हर्षा गुस्सा आता था मेरे को। ये जो मॉडर्न लड़कियां हैं ना, ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं, इनको देख के बहुत गुस्सा आता था साहब मेरे को। मेरा बाप ना एकदम सिंपल इंसान था। उसने ब्याह करके सौतेली माँ को मेरे घर पे लेके आया। वो बहुत मॉडर्न थी साहब, उसके तो बाहर चक्कर भी चलते थे। ये बात जब मेरे बाबा को पता चली तो उन्हें देहाती कहकर उनको झापड़ मार दिया। तब इतना सा था मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। इसलिए ये सब गुस्सा है ना मैं इन लड़कियों पे निकालता हूँ। वो सुप्रिया है ना साहब, उसके साथ मैंने एक दो बार ऐसे ही किया था, लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन उसको जब मैंने मारा पीटा उसके बाद बहुत मजा आया। अच्छा सब आपको लड़कियों को टॉर्चर करके साले हर्षा रुको। हर्षा अरे कस्टडी में है वो, कानून मत भूलो। आएगा आगे बोल। वो योगिता को जब मैं लेके आया ना, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। मतलब जब तू सुप्रिया को घर में लेके गया तो योगिता जिंदा थी? हाँ, अरे उसके सामने तो मैंने योगिता को मारा ना, ताकि उसके मन में डर बना रहे। लेकिन साहब ये सुप्रिया है ना, इससे मेरा मन भर गया था। फिर बिंदिया को पटा? नहीं, अरे मेरे को मालूम था वो मेरे से पटने वाली नहीं है, लेकिन मैं ना उसके गाड़ी पे रोज जाता था वड़ा पाव खाने, ताकि उसके साथ दोस्ती बने ना, इसलिए। स्मिता, ये सुहास है, ये मुंबई में काम करता है। मुझे भी ना मुंबई में घूमने का बहुत शौक है, बट मेरी जो ताई है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। अगली बार जब छुट्टी होगी ना, तब सब साथ में चलेंगे। पक्का? हाँ लिफ्ट देने के बहाने ना मैंने उसको गाड़ी पे बिठा लिया और मार्केट जाने से पहले ही लेके चला गया। वो बिंदिया को मुंबई दिखाने के बहाने में अपनी गाड़ी पे लेके चला गया। हर नई लड़की के लिए ना मैंने नई गाड़ी चूज किया, ताकि आप लोग मुझ तक पहुंच ना सके। ऐसी हैवानियत कोई इंसान कर ही नहीं सकता। लेके जाओ इसे। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।